सिविल सेवा परीक्षा, खासकर मेंस की तैयारी में इतिहास एक अजीब सी चुनौती है ना। एक तरफ आपको हजारों साल के तथ्य, नाम, तारीखें सब याद रखना है, और दूसरी तरफ परीक्षक चाहता है कि आप एक इतिहासकार की तरह सोचें। वो सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि क्या हुआ, वो जानना चाहते हैं कि हमें ये सब पता कैसे चला और इसका मतलब दुनिया के बाकी हिस्सों से क्या लेना देना था। तो सवाल ये है कि क्या कोई एक ऐसी किताब है जो इस खाई को भर सके, जो सिर्फ जानकारी ना दे बल्कि वो नजरिया दे। और देखिए, यही वो सवाल है जो आखिरी में रैंक तय करता है। ज्यादातर उम्मीदवार बस क्या में ही उलझे रह जाते हैं। सिंधु घाटी में कौन से शहर थे, वैदिक काल में कौन से देवता थे। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो कैसे और क्यों पर ध्यान देते हैं। हमें उन शहरों के बारे में पता कैसे चला, उस समाज की बनावट वैसी क्यों थी। इस क्यों तक पहुंचने के लिए एक खास तरह के टूल किट की जरूरत होती है जो ज्यादातर गाइड बुक्स में नहीं मिलती। तो आज हम एक ऐसी ही किताब पर गहराई से बात करने वाली हैं जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो यही टूल किट देती है। किताब है प्रोफेसर विश्वनाथ वर्मा की भारत एवं विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। हमारा मकसद आज ये परखना है कि क्या ये वाकई सिर्फ एक और मोटी टेक्स्ट बुक से कुछ ज्यादा है। क्या ये सच में सिविल सेवा के गंभीर उम्मीदवारों के लिए एक रणनीतिक हथियार बन सकती है। आज हम इसकी बनावट, इसके नजरिए और उन दावों की तह तक जाएंगे कि ये मेंस के लिए जरूरी एनालिटिकल स्किल्स बनाने में कैसे मदद करती है। बिल्कुल। हम यही देखेंगे कि क्या ये किताब वाकई एक उम्मीदवार को एक छात्र से एक इतिहास के विश्लेषक में बदलने की क्षमता रखती है या नहीं। चलिए, तो फिर इस किताब में और गहराई से उतरते हैं। मैंने देखा कि ज्यादातर किताबें सीधे पहले चैप्टर से शुरू होती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, और बस तथ्यों की बौछार। लेकिन इस किताब का पहला ही अध्याय है प्राचीन सभ्यता जानने के साधन। ये थोड़ा अलग रास्ता है। क्या ये सिर्फ स्रोतों की एक लिस्ट है या इसमें कुछ और भी है? नहीं, और यहीं पर इस किताब का असली मेंस एडवांटेज छिपा है। ये स्रोतों की लिस्ट नहीं है। ये एक तरह से यूं कहिए एक जासूस की ट्रेनिंग मैनुअल है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि इतिहास जानने के लिए पुरातत्व और साहित्य हमारे स्रोत हैं। ये सिखाती है कि उन स्रोतों का इस्तेमाल कैसे करना है, उन पर सवाल कैसे उठाने हैं और उनसे निष्कर्ष कैसे निकालना है। ये है इतिहास लेखन की कार्यप्रणाली, हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी, जो मेंस के उत्तरों की रीढ़ होती है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब ज्यादातर छात्र तो स्रोतों को बस फैक्ट्स का एक जरिया मानते हैं कि अशोक के शिलालेख से हमें ये पता चला। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये किताब सिखाती है कि हम उस शिलालेख पर भरोसा ही क्यों करें, या उससे और क्या गहरे मतलब निकालें। उससे भी एक कदम आगे। किताब बताती है कि अलिखित स्रोतों जैसे पुरानी इमारतें हैं, टूटे हुए मिट्टी के बर्तन, हथियार, औजार, यहाँ तक कि इंसानी हड्डियां, इन सब से किसी सभ्यता की पूरी कहानी कैसे बुनी जा सकती है। मिसाल के तौर पर मिस्र के पिरामिडों को देखिए। हम सब जानते हैं कि वो बहुत भव्य हैं, लेकिन ये किताब आपको सोचना सिखाएगी कि उन पिरामिडों से हम और क्या-क्या जान सकते हैं। जैसे उन शासकों की ताकत कितनी रही होगी जो इतने बड़े पैमाने पर मजदूरों को जुटा सके, उस समाज की आर्थिक समृद्धि जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अफोर्ड कर सकी, उनका एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग का ज्ञान। हाँ, जो इतने सटीक निर्माण के लिए जरूरी था। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उनका मजबूत धार्मिक विश्वास जो मृत्यु के बाद के जीवन पर केंद्रित था। देखिए, एक पत्थर की संरचना से आपने राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और धर्म सब कुछ निकाल लिया। यही एनालिटिकल स्किल है, और यही तो मेंस के सवालों की मांग होती है। सवाल सीधे नहीं आते कि पिरामिड किसने बनवाए। सवाल तो ऐसे आते हैं कि पुरातात्विक स्रोत प्राचीन मिस्र के सामाजिक आर्थिक जीवन को समझने में कहाँ तक सहायक है। मतलब इस किताब का पहला ही चैप्टर उस तरह के जवाब लिखने की नींव तैयार कर रहा है। एकदम। या मान लीजिए आपको कहीं खुदाई में बहुत सारे सिक्के मिलते हैं। ये किताब सिखाती है कि मुद्रा शास्त्र का इस्तेमाल करके आप सिर्फ राजा का नाम नहीं, बल्कि उस राज्य के व्यापारिक रास्ते, उनकी धातु तकनीक और उनकी धार्मिक आस्था का भी पता लगा सकते हैं। आप एक सिक्के से पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। ये किताब आपको वो नजरिया देती है जो रटे रटाए तथ्यों से कहीं ज्यादा कीमती है। ठीक है, तो ये किताब हमें एक जासूस की तरह सोचना सिखाती है, सुरागों से कहानी बनाना। लेकिन मैंने देखा कि इस किताब का दायरा बहुत बड़ा है। एक ही वॉल्यूम में सिंधु घाटी, वैदिक काल के साथ साथ मिस्र,
मेसोपोटामिया, ग्रीस और रोम, ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। कहीं से कंफ्यूजन का खतरा तो नहीं है? एक एस्पिरेंट जो पहले से ही सिंधु घाटी के तथ्यों से जूझ रहा है, उसे साथ में मेसोपोटामिया भी पढ़ना पड़े, तो क्या ये भारी नहीं पड़ेगा? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और पहली नज़र में ये भारी लग भी सकता है। लेकिन इस किताब की खूबसूरती इसी बात में है कि वो इन सभ्यताओं को अलग-अलग, मतलब अलग-अलग खानों में बंद करके नहीं पढ़ाती, वो उनके बीच पुल बनाती है। ये संरचना छात्रों को एक शक्तिशाली तुलनात्मक अध्ययन करने का मौका देती है, जो सिविल सेवा परीक्षा का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये आपको एक बड़ी तस्वीर देखने में मदद करती है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मतलब किताब ये तुलना करती कैसे है? बिल्कुल, एक बहुत ही आकर्षक उदाहरण है दार्शनिकों की तुलना। किताब चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस के उपदेशों को ग्रीस के सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के विचारों के समानांतर रखती है। जैसे सुकरात का प्रसिद्ध कथन है, अपने आप को जानो, नो दाई सेल्फ। यह आत्मज्ञान पर जोर देता है। वहीं हजारों मील दूर चीन में कन्फ्यूशियस सिखा रहे थे कि जब तक मानव अपनी आत्मा को शुद्ध न कर ले, तब तक वह ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। मतलब दोनों ही जगहों पर एक दूसरे से अनजान विचारक इंसान के आंतरिक सुधार और आत्मज्ञान पर जोर दे रहे हैं। यही तो बात है, ये आपको रटने से बचाता है और पैटर्न पहचानने में मदद करता है। आप समझने लगते हैं कि दुनिया के अलग-अलग कोनों में कृषि समाज विकसित होने के बाद इंसान एक जैसे सवालों से जूझ रहा था। नैतिकता क्या है? एक अच्छा जीवन क्या है? एक अच्छा शासक कौन है? ये तुलनात्मक दृष्टिकोण आपको एक गहरा वैश्विक परिप्रेक्ष्य देता है, जो आपके उत्तरों में वजन डालता है। और मुझे एक और चौंकाने वाला तथ्य मिला, जिसने मेरा नजरिया ही बदल दिया। किताब में बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्रफल मिस्र और मेसोपोटामिया की दोनों सभ्यताओं के संयुक्त क्षेत्रफल से 12 गुना बड़ा था। सोचिए इस एक तथ्य की ताकत। 12 गुना! ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हम स्कूल में पिरामिडों और जिगुरेट के बारे में पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं और उन्हें प्राचीन दुनिया का केंद्र मानते रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी सभ्यता का पैमाना उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। आप अपने निबंध की शुरुआत इस एक लाइन से कर सकती हैं और परीक्षक का ध्यान तुरंत खींच सकती हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जुड़ें, तो ये सिर्फ क्षेत्रफल की बात नहीं है, रीति रिवाजों में भी समानताएं दिखती हैं। किताब बताती है कि कैसे सिंधु सभ्यता में मृतकों के साथ उनकी प्रिय वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन और गहने को दफनाने की प्रथा थी। अब इसकी तुलना प्राचीन मिस्र के पिरामिडों से कीजिए, जहां राजाओं के साथ उनका पूरा खजाना और जरूरत का सामान दफनाया जाता था। तो क्या किताब ये भी बताती है कि इन समानताओं की वजह क्या हो सकती है? क्या इन सभ्यताओं के बीच कोई संपर्क था, या यह सिर्फ मानव स्वभाव है कि हम मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में एक जैसा सोचते हैं? किताब दोनों संभावनाओं को खुला रखती है, जो एक अच्छे अकादमिक काम की निशानी है। ये बताती है कि लोथल जैसे बंदरगाहों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के सबूत मिले हैं, तो विचारों का आदान प्रदान संभव था। लेकिन ये इस संभावना को भी उजागर करती है कि शायद ये इंसानी मन की एक सार्वभौमिक प्रवृत्ति हो। अहम बात यह है कि ये आपको सोचने पर मजबूर करती है। ये एकीकृत दृष्टिकोण छात्रों को 10 अलग-अलग किताबें खरीदने से बचाता है और उन्हें एक समग्र विश्व दृष्टि बनाने में मदद करता है। ये तुलनात्मक दृष्टिकोण कमाल का है और ये सोचने का तरीका भी। लेकिन एक चिंता मेरे मन में आती है। अक्सर इतिहास की किताबें पुरानी हो जाती हैं, नई रिसर्च आती है और पुराने तथ्य बदल जाते हैं। क्या ये किताब आज के दौर में अकादमिक रूप से उतनी ही प्रासंगिक है? आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और ये इस किताब की एक और बड़ी ताकत है। लेखक किताब की भूमिका में साफ तौर पर लिखते हैं कि ये पुस्तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार की गई है। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक आम छात्र के लिए इसका क्या मतलब है? NEP 2020 से क्या फर्क पड़ता है? इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। NEP 2020 का जोर रटने पर नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग, विश्लेषण और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर है। यानी इतिहास को सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी की तरह न पढ़ा जाए, बल्कि उसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और यहाँ तक कि विज्ञान से भी जोड़ा जाए। क्योंकि ये किताब उसी ढांचे पर बनी है, तो ये सुनिश्चित करती है कि इसमें शामिल दृष्टिकोण और विषय वस्तु आधुनिक ऐतिहासिक शोध के अनुरूप हों। मतलब ये किताब उस भाषा में बात करती है जो आज के प्रोफेसर्स और पेपर सेटर्स समझना और सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, ये आपको बाजार में उपलब्ध उन कई पुरानी गाइडों से मीलों आगे कर देती है, जो दशकों पुराने ढर्रे पर चल रही हैं। इसकी अकेडमिक कठोरता पर कोई शक नहीं किया जा सकता,
क्योंकि ये सीधे देश के नवीनतम शैक्षिक ढांचे से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि विषय की एक ठोस समझ बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो नतीजा क्या निकलता है? साफ है कि ये किताब सिर्फ तथ्यों को रटने के लिए नहीं बनी है। ये एक इतिहासकार की तरह सोचने का नजरिया विकसित करने, स्रोतों का विश्लेषण करने की कार्यप्रणाली को समझने, भारत को विश्व के संदर्भ में और विश्व को भारत के संदर्भ में, मतलब वैश्विक तुलनाएं करने, और ये सब कुछ एक नवीनतम शैक्षणिक ढांचे के तहत करने के बारे में है। उम्मीदवार के लिए जो सिर्फ कट ऑफ पार नहीं करना चाहता, बल्कि एक शीर्ष रैंक का लक्ष्य लेकर चल रहा है, उसके लिए ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ये उन विश्लेषणात्मक कौशलों में एक निवेश है जो मेंस परीक्षा में असाधारण अंक दिलाते हैं। ये आपको तथ्यों के शोर में से पैटर्न और संबंध खोजने की क्षमता देती है, और यही एक बेहतरीन उत्तर की असली पहचान है। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए है जो अपने जवाबों में वो गहराई लाना चाहते हैं जो उन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर दे। जो लोग इसे प्राप्त करना चाहते हैं वे अपनी कॉपी तुरंत ऑर्डर करने के लिए नीचे वीडियो विवरण में दिए गए अमेज़न लिंक को देखें। और जाते जाते एक अंतिम विचार जिस पर मनन किया जा सकता है। यह किताब इस बात पर भी चर्चा करती है कि कैसे अलग-अलग सभ्यताओं ने समाज के अलग-अलग वर्गों को ज्यादा महत्व दिया। जैसे ग्रीस और रोम ने व्यापारियों और सैनिकों को, तो वहीं भारत और चीन जैसी एशियाई सभ्यताओं में पुरोहितों और विद्वानों का दर्जा ऊंचा था। अब सोचिए, किसी सभ्यता का प्रभावशाली वर्ग, डोमिनेंट क्लास, न केवल वो सभ्यता के इतिहास को आकार देता है, बल्कि इस बात को भी प्रभावित करता है कि हजारों वर्षों तक उस इतिहास को कैसे लिखा, पढ़ा और याद किया जाएगा। क्या हम इतिहास को वैसे पढ़ते हैं जैसा वो था, या वैसे पढ़ते हैं जैसा ताकतवर लोगों ने हमें पढ़ाना चाहा?